नमस्कार साथियों। दून पाठशाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज का जो पहला सवाल वो आपके सामने है। पहला सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा उत्तराखंड में विधानसभा के अध्यक्ष एवं प्रोटेम अध्यक्ष की भूमिका का निर्वाह एक से अधिक बार किया गया है। तो जो हरवंश कपूर है, ये आपके उत्तराखंड विधानसभा के अध्यक्ष और प्रोटेम अध्यक्ष की भूमिका का निर्वाह आपके एक से अधिक बार कर चुके हैं। इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा, यह आपका सही आंसर होगा। और हरवंश कपूर आपके दूसरी विधानसभा के अध्यक्ष बने थे। जो गोविंद सिंह कुंजवाला ये आपके तीसरी विधानसभा के अध्यक्ष बने थे। और जो अजय भट्ट है, ये आपके वर्तमान में आपके नैनीताल से सांसद हैं। और जो प्रकाश पंत हैं, ये आपके उत्तर अंतरिम विधानसभा के पहले अध्यक्ष थे। तो इसमें जो ये ऑप्शन होगा, यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ष 2006 में उत्तराखंड के प्रथम एशियाई मेयर सम्मेलन का आयोजित किया गया था। तो जो प्रथम एशियाई मेयर सम्मेलन हुआ था, ये आपके 2006 में हुआ था। और ये सम्मेलन आपके राजधानी देहरादून में हुआ था। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा, यह आपका सही आंसर होगा। और जो हरिद्वार है, आपकी इसको 1988 में डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था। और हरिद्वार आपके सर्वाधिक जनसंख्या वाला, जनघनत्व वाला, पुरुष आबादी वाला जनपद है। जो मसूरी है, ये आपकी देहरादून जनपद में आता है। और मसूरी को आपके पहाड़ों की रानी, पर्यटकों स्थलों के लिए फेमस है। और इसी मसूरी में आपके लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी भी स्थित है, जिसकी स्थापना आपकी 1969 में की गई थी। जो ऋषिकेश है, ये भी आपके राजधानी देहरादून के अंतर्गत आता है। और ऋषिकेश आपके गंगा और चंद्रभागा के संगम पर स्थित है। और ऋषिकेश को आपके योग नगरी, तीर्थ नगरी के उपनाम से भी जाना जाता है। तो इसमें जो है सी ऑप्शन होगा, यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख उत्तराखंड के पंचायत द्वारा नहीं रखा जाता है। तो जो कौन सा अभिलेख उत्तराखंड में पंचायतों द्वारा नहीं रखा जाता है। तो जो पंचायतों के द्वारा जो अभिलेख रखे जाते हैं, आपके जन्म मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर रखा जाता है। परिवार रजिस्टर भी रखा जाता है। और अनुदान का रजिस्टर भी रखा जाता है, लेकिन स्वास्थ्य का रजिस्टर नहीं रखा जाता है। इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा, यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आपको ये बताना कि इनमें से कौन सही सुमेलित है। ये ऑप्शन प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष के आगे दे रखा आपका नित्यानंद स्वामी, जो कि सही सुमेलित नहीं है। जो प्रथम विधि आयोग के जो अध्यक्ष थे, जो भारत में आपके केसिन योगी थे। और उत्तराखंड वित्त आयोग के पहले अध्यक्ष आपके आर के धर थे। और नित्यानंद स्वामी जो थे, आपके उत्तराखंड के पहले मुख्यमंत्री थे। इस वजह से ये सही सुमेलित नहीं है। दूसरा, उत्तराखंड के प्रथम अधिवक्ता के सामने आपके नंदा वल्लभ तिवारी दिया गया, जो कि सही सुमेलित नहीं है। जो उत्तराखंड के पहले महाधिवक्ता थे, ये आपके ललिता प्रसाद नैथानी जी थे, ना कि आपके नंदा वल्लभ तिवारी। दूसरा भी सही सुमेलित नहीं है। तीसरा दे रखा है कि उत्तराखंड के पहले मुख्यमंत्री के सामने आपके हिंदू कुमार पांडे दिए गए हैं। ये भी गलत दिया गया है। जो उत्तराखंड के जो पहले मुख्यमंत्री थे, ये आपके नित्यानंद स्वामी थे, ना कि आपके हिंदू कुमार पांडे। उत्तराखंड की पहली महिला जो थी आपकी पहली महिला जो राज्यपाल थी, आपकी मार्गरेट हलवा थी। ये सही सुमेलित दिया गया है। तो इसमें तीन तो गलत दिए गए। चौथा कथन आपका सही सुमेलित है। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा, यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करा कि किस साल उत्तराखंड में जौनसारी, थारू, भोटिया, बुक्सा और राजी जनजाति को अनुसूचित जनजाति घोषित किया गया था। तो 1968 में उत्तराखंड की जो जौनसारी, थारू, भोटिया, बुक्सा और राजी जनजातियां हैं, इनको अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया था। इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा, यह आपका सही आंसर होगा। और 1968 में भारत की पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी। और 1969 में आपके कांग्रेस का विभाजन हुआ था। और 1969 में ही आपके बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी हुआ था। और 1969 में ही आपकी इसरो की स्थापना भी हुई थी। और 1970 में आपके कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा का गठन हुआ था। 1970 में राष्ट्रीय कुमाऊं मोर्चा का गठन हुआ था। तो इसमें जो ए ऑप्शन होगा, यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आईएमएफ की अप्रैल 2025 की विश्व आर्थिक दृष्टिकोण रिपोर्ट के अनुसार 2025 में भारत की नॉमिनल जीडीपी कितने ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर होगी। तो पहले तो ध्यान रखना कि जो विश्व आर्थिक दृष्टिकोण रिपोर्ट जारी की जाती है, आपके आईएमएफ के द्वारा जारी की जाती है। और इस रिपोर्ट के अनुसार भारत की जो जीडीपी है, आपकी 4.187 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर होगी। इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा, यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, इसमें दो कथन दिए गए और आपको बताना कि इसमें कौन से कथन सही है। पहला कथन कह रहा है कि फेमा 1 जून 2000 से प्रभाव में आया।
तो पहला कथन बिल्कुल ठीक है, जो फेमा का जो पूरा नाम है आपके फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट है, और ये आपके इसको 2002 में ये प्रभाव में आया था। और इसका उद्देश्य होता है कि भारत में बाहरी व्यापार और भुगतान को सरल और सुव्यवस्थित और तेज बनाना है। और फेम और जो फेमा का जो पूरा नाम है ये आपके फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटिंग एक्ट है। फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटिंग एक्ट इसका पूरा नाम है। और जो फेरा है ये आपके दूसरा कथन कह रहा है कि फेरा मुख्यतः विदेशी ऋण दायित्व के लिए है। तो फेरा गलत दिया गया है, दूसरा कथन गलत है। फेरा का जो उद्देश्य है ये आपके भारत में विदेशी मुद्रा भंडार के प्रभावी नियंत्रण और संरक्षण को सुरक्षित करना है। तो इस वजह से पहला कथन गलत है, दूसरा सही है। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, और जो ये फेरा फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटिंग एक्ट आया था ये आपके 1973 में आया था, ये भी ध्यान रख लेना। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड के संदर्भ में पूछा गया और आपको बताना है कि इसे दो कथन दिए गए, कौन कौन से कथन सही है। पहला कथन कह रहा है कि उत्तराखंड की कार्यपालिका में राज्यपाल राज्य अध्यक्ष के रूप में सम्मिलित है। तो पहला कथन बिल्कुल ठीक है, जो उत्तराखंड की कार्यपालिका हो, किसी राज्य की कार्यपालिका हो, राज्यपाल राज्यसभा राज्याध्यक्ष के रूप में शामिल होता है। दूसरा कथन कह रहा है कि इसमें कार्यपालिका में मुख्यमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद भी शामिल होती है। तो दूसरा कथन बिल्कुल ठीक है, जो कार्यपालिका में आपके मुख्यमंत्री और उसकी मंत्रिमंडल भी शामिल होता है। तो पहला और दूसरा दोनों ही कथन ठीक है। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपको उत्तराखंड मानव अधिकार आयोग के विषय में पूछा गया और आपको बताना कि इस दो कथनों में से कौन कौन से कथन सही है। पहला कथन कह रहा है कि उत्तराखंड मानव अधिकार आयोग 13 मई 2013 को अस्तित्व में आया था। तो ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, पहला कथन बिल्कुल ठीक है। जो उत्तराखंड मानव अधिकार आयोग का गठन किया गया था, ये आपके 13 मई 2013 को किया गया था। और उत्तराखंड मानव अधिकार आयोग जो है ये आपकी राजधानी देहरादून में स्थित है। दूसरा कथन कह रहा है कि इसका उद्देश्य शासन में अधिक जवाबदेही और पारदर्शिता लाना है। तो दूसरा कथन बिल्कुल ठीक है, जो उत्तराखंड मानव अधिकार आयोग का उद्देश्य है ये आपके शासन में अधिक जवाबदेही और पारदर्शिता को लाना है। तो इसमें पहला और दूसरा दोनों ही कथन ठीक है। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपके विश्व व्यापार संगठन के 13वें मंत्रिस्तरीय सम्मेलन के बारे में पूछा गया और आपको बताना कि 13वां मंत्रिस्तरीय सम्मेलन कहाँ हुआ था। तो विश्व व्यापार संगठन का जो 13वां मंत्रिस्तरीय सम्मेलन हुआ था ये आपके अबू धाबी में हुआ था। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। और जो जिनेवा है ये आपके स्विट्जरलैंड में स्थित है, और इसी जिनेवा में आपके डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय है, डब्ल्यूएचओ का मुख्यालय है, डब्ल्यूएमओ का मुख्यालय है, और अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ का मुख्यालय भी है। जो ब्यूनस आयर्स है ये आपके अर्जेंटीना की राजधानी है। और जो कैमरून है ये आपके अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है, और ये आपकी गिनी की खाड़ी के किनारे स्थित है। और कैमरून की राजधानी ये आपकी याओंडे है। तो इसमें जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नीति आयोग के एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2024-25 के अनुसार किस राज्य का एसडीजी इंडेक्स में स्कोर सबसे अधिक है। तो 2023-24 में एसडीजी इंडिया इंडेक्स में जो सबसे अच्छी रैंक है या सबसे अच्छा ज़्यादा जो स्कोर मिला है ये आपके केरल और उत्तराखंड को मिला है। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो गोवा राज्य है यह भारत का 25वें नंबर का राज्य बना था, और गोवा को आपके 1961 में आपके पुर्तगाल से आज़ाद किया गया था, और 1987 में इसको राज्य बनाया गया था। और गोवा की राजधानी आपकी पणजी है। जो तमिलनाडु है ये आपके दक्षिण भारत का एक राज्य है, और तमिलनाडु को आपके 1956 में राज्य बनाया गया था, और तमिलनाडु की राजधानी आपकी चेन्नई है। तो इसमें जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मार्च 2025 के अंत तक भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में निम्नलिखित घटकों की हिस्सेदारी का सबसे बड़े से सबसे छोटे क्रम का सही अवरोही क्रम क्या होगा। अवरोही क्रम मतलब होता है घटते क्रम से इनको बताना है। तो मार्च 2025 तक भारत में जो विदेशी मुद्रा भंडार की जो सबसे ज़्यादा जो हिस्सेदारी थी ये आपकी विदेशी मुद्रा संपत्ति की थी। और उसके बाद जो सबसे ज़्यादा जो हिस्सेदारी थी आपके स्वर्ण भंडार की थी। और तीसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा जो हिस्सेदारी थी आपकी एसडीआर की थी। और एसडीआर का पूरा नाम होता है स्पेशल ड्राइंग्स राइट्स। और चौथे नंबर पर सबसे ज़्यादा जो भागीदारी थी या हिस्सेदारी थी आपकी जो आईएमएफ के पास जो आरक्षित आरक्षित स्थिति रखी गई है। तो इसमें सबसे पहले आपका
विदेशी मुद्रा संपत्ति, फिर स्वर्ण भंडार, फिर एसडीआर, फिर आईएमएफ के पास आरक्षित स्थिति। तो इसमें जो सी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करा कि भारत में गरीबी रेखा का अनुमान लगाने के लिए जेल में जेल में रहने की लागत की अवधारणा का उपयोग किसने किया था? तो भारत में गरीबी रेखा का अनुमान लगाने के लिए जो जेल में रहने वालों की जो लागत का जो अवधारणा का जो उपयोग किया था, यह आपके दादा भाई नौरोजी ने किया था। और दादा भाई नौरोजी आपके उदारवादी दल के नेता थे, और दादा भाई नौरोजी आपके कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष बने थे। पहली बार आपके 1986 में बने थे जब कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था। दूसरी बार आपके 1893 में बने थे जब लखनऊ में अधिवेशन हुआ था। और तीसरी बार आपको 1906 में जो कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था तब इसकी अध्यक्षता की थी। महात्मा गांधी का जन्म आपके गुजरात के पोरबंदर में 1969 में हुआ था। और गांधी जी का सबसे पहला जो सत्याग्रह था ये आपका चंपारण सत्याग्रह हुआ था। और सी डी देशमुख जो थे ये आपके एक प्रसिद्ध सिविल सेवक थे। और सी डी देशमुख आपके आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर जनरल भी, सॉरी, आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर भी थे। जो वल्लभ भाई पटेल थे ये प्रसिद्ध स्वाधीनता सेनानी, समाज सेवी और प्रसिद्ध लेखक, विद्वान थे। और सरदार वल्लभ भाई पटेल आपके भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, भारत के पहले गृह मंत्री थे। और 1931 का जो कांग्रेस का जो कराची अधिवेशन हुआ था इसकी अध्यक्षता भी आपके वल्लभ भाई पटेल जी ने की थी। तो इसमें जो ए ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करा कि नीति आयोग के वित्तीय वर्ष 2023-24 में वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक की रैंकिंग में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो 2022-23 में जो वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक जारी किया गया था, ये आपके नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया था। और इसमें सबसे अच्छी जो रैंक थी आपकी उड़ीसा राज्य की थी। इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो छत्तीसगढ़ राज्य है ये आपके जब उत्तराखंड बना था तब छत्तीसगढ़ राज्य का भी निर्माण हुआ था। और छत्तीसगढ़ की राजधानी आपकी रायपुर है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न सामाजिक कल्याणकारी योजनाओं को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करना है। तो आपको बताना है जो योजनाएं दी गई है सबसे पहली योजना कौन सी आई थी, उसके बाद कौन सी योजना आई थी। तो जो समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम है, IRDP योजना जो आई थी आपकी 1978 में आई थी। जो ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी आपकी 1995 में की गई थी। और जो प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत की गई थी आपकी 1993 में की गई थी। और जो ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी आपकी 1983 में हुई थी। तो इसमें सबसे पहले आपका ग्रामीण समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम आएगा, फिर आपके ग्रामीण भूमि रोजगार गारंटी कार्यक्रम आएगा, फिर आपके प्रधानमंत्री रोजगार योजना कार्यक्रम आएगा, फिर आपके ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम आएगा। तो इस तरह से आप इनको अगर सजाने की कोशिश करोगे तो जो बी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक निम्नलिखित में से कौन सा सूचक जीवन स्तर निर्धारण के आयाम में नहीं है? तो जो राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक है ये आपके नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है। और इसको 3 आयामों के आधार पर इसको मापा जाता है। और ये 3 आयाम आपके स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर है। और इन 3 आयामों में आपके 12 संकेतक हैं, जिनमें आपके 7 संकेतक तो आपके जीवन स्तर के निर्धारण से संबंधित है, दो संकेतक आपके 3 संकेतक आपके स्वास्थ्य से संबंधित है, और 2 संकेतक आपके शिक्षा से संबंधित है। तो ध्यान रखना इसमें 3 तो आयाम है और 12 संकेतक है। और जो जीवन स्तर में जो 7 संकेतक है ये आपके, एक तो पहला तो आपका बिजली है, दूसरा आवास है, तीसरा आपका संपत्ति है, चौथा आपका बैंक खाता है, और पांचवा आपका पीने का पानी है, छठा आपका पकाने का ईंधन है, और सातवां आपका स्वच्छता है। लेकिन जो स्कूली शिक्षा का जो वर्ष है ये आपके जो शिक्षा का संकेतक है, इसके 2 संकेत है, एक तो स्कूली शिक्षा में वर्ष है और दूसरा आपके स्कूली में उपस्थिति है। और स्वास्थ्य में 3 संकेतक है, एक तो आपका पोषण है, दूसरा आपका बाल मृत्यु दर है, तीसरा आपके मातृ स्वास्थ्य है, यानी माताओं का स्वास्थ्य है। तो ये ध्यान रखना, आपके 12 तो संकेतक है, 3 आयाम है। तो इसमें जो स्कूली शिक्षा का वर्ष है ये आपके शिक्षा का सूचक है, ना कि आपके जीवन स्तर का निर्धारण। तो इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा, क्योंकि ये जीवन स्तर का निर्धारण का सूचकांक नहीं है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपके संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन के बारे में पूछा गया। और आपको जो एक तरफ सत्र दिए गए, दूसरी तरफ स्थान दिए गए, और आपको इनको सही सम्मिलित करना है। तो जो कॉप 27 का जो सम्मेलन हुआ था ये आपके मिस्र में 2022 में शर्म उल शेख में हुआ था। और जो कॉप 28 का जो सम्मेलन हुआ था ये आपके 2023 में यूएई की राजधानी यूएई के दुबई में हुआ था।
और जो कोप 29 का सम्मेलन हुआ था ये आपके अजरबैजान की राजधानी बाकू में 2024 में हुआ था। और कोप 30 का जो सम्मेलन होना है आपके ब्राज़ील के बेलेम में नवंबर 2025 में होगा। तो इस तरह से आप इनको सजाने की कोशिश करोगे तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है आपके वैश्विक पर्यावरण सुविधा के बारे में पूछा गया है, यानी ग्लोबल इन्वायरमेंटल फैसिलिटी के बारे में पूछा गया। और इसमें 3 कथन दिए गए और आपको बताना है इसमें कौन कौन से कथन सही है। पहला कथन कह रहा है कि प्रारंभिक जीईएफ यानी वैश्विक पर्यावरण सुविधा स्थापित करने पर सहमति 1990 में की गई थी। तो पहला कथन बिल्कुल ठीक है। जो वैश्विक पर्यावरण सुविधा को स्थापित किया गया था इसमें जो सहमति बनी थी आपको 1990 में बनी थी। दूसरा कथन कह रहा है कि यूएनडीपी, यूएनईपी और विश्व बैंक ईएमएफ परियोजना को लागू करने के लिए प्रारंभिक भागीदार थे। तो दूसरा कथन बिल्कुल ठीक है। जो ग्लोबल इन्वायरमेंटल फैसिलिटी का जो को स्थापित करने का जो श्रेय दिया जाता है ये आपके यूएनडीपी, यूएनईपी और वर्ल्ड बैंक को जाता है, या इसके ये भागीदार रहे थे। तीसरा कथन कह रहा है कि भारत जीईएफ का दाता और प्राप्तकर्ता दोनों है। तो तीसरा कथन बिल्कुल ठीक है, भारत ग्लोबल इन्वायरमेंटल फैसिलिटी का दाता भी है और प्राप्तकर्ता भी है। तो इसमें पहला, दूसरा, तीसरा तीनों ही कथन ठीक है। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा।